अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द मिड डे शो। आज थोड़ी सी बुझी सी हुई हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी कलीग, मेरी दोस्त, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। वो कल इस दुनिया से रुखसत हो गई, मिशेल बुखारी। बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने इकट्ठे, और मेरे पास वाकई उसके लिए लफ्ज़ नहीं है कि वो किस तरह से शगुफ्ता तबीयत की मालिका थी, हंसती मुस्कुराती मिलती, हर एक का हौसला बढ़ाती हुई। और कभी भी कोई अगर बैठा होता, जैसे कि आप कहते हैं ना कि डाउन होकर, लेकिन ये कि उसका हौसला बढ़ाती कि क्या हो गया है, कुछ नहीं होता, आगे चलो, इस तरह से बढ़ाओ, उसका हौसला बढ़ाते हुए आगे चलती। और वो जिस तरह से सबका हौसला बढ़ाती हुई चलती रही, और कैंसर से अपना भी वो हाथ, उनका जो, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, इतनी दुखी हूँ मैं इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कैंसर था, सरवाइव कर चुकी थी, फिर दोबारा ट्रिगर आउट हुआ, और उसके बाद फिर जहान पानी से कूच कर गई। बहुत दुआएं हैं, जिसने ज़ाहिर है आना है उसने जाना भी है। बहुत दुआएं हैं उनके लिए, और ज़िंदगी का दस्तूर यही है, और दुनिया का दस्तूर यही है कि आगे चलता रहता है निज़ाम, और आपको भी साथ चलना पड़ता है। बस यादें रह जाती हैं और बातें भूलती नहीं हैं। उसका चेहरा है वो आंखों से जो जा ही नहीं रहा, जैसे वो हंसते हुए मिलती थी, और जिस तरह से वो कहती थी कुछ नहीं हो गया, चलो आओ खाने चलते हैं। बस कुछ बातें हैं जो कि दिल में रह जाती हैं, फिर आप भूलते नहीं हैं उन चीज़ों को। खैर, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम अपना सिलसिला बढ़ाते हैं प्रोग्राम का। मैं आपके साथ लबीबा तैमूर, और हमेशा मेरे साथ देने के लिए हैं काशिफ बशीर खान साहब। सर, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने अभी बात की मिशेल बुखारी की, तो हम दुआ गो हैं कि उनके जो लायकीन हैं, अमीर अब्बास जो हमारे दोस्त भी हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और मिशेल बुखारी के दर्जात जो हैं बुलंद हो। क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो आएगा उसने जाना भी है, और उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि अच्छे जो लोग हैं उनकी वो जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है काशिफ साहब कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं और आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं देती, आपके इमोशंस इतने, आप इमोशनल होते हैं। मेरा भी वही कंडीशन है कि मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, उसके लिए शिद्दत होती है ना, आपकी एफिलिएशन है, आपका रिलेशन है, मैं इतना कुछ नाज़रीन कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी आंखों से रात भर उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही नहीं गया। वो ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते काम भी कर जाए, प्यारे चले जाए, तो आपकी जो कंडीशन है वही कंडीशन होती है। लेकिन दुआ गो हैं हम कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी जो लग्ज़िशें थी उससे अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए, और उनके लवाकिन को जो है ना सब्र कहने की बातें हैं, जिस पे दुख जो दुख बीत रहा होता है जिनके ऊपर, उसको वही जानते हैं, उसके जो बहुत करीब हैं। लेकिन फिर भी हमारा तो फ़र्ज़ है और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। आमीन आमीन। सर, अपने टॉप स्टोरीज की बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि जनाब मदारस में तलबा को मुफ्त तालीम, रहाइश और खुराक फराहम की जाती है। ऐसा कहना चाहिए हमारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। प्लस उनकी ये बात करने का मतलब ये था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इत्तेहाद तंज़ीमात मदारी के वफ़द से गुफ्तगू उन्होंने की है, और हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस नेक समाजी खिदमत में मदारिस का हाथ बढ़ाया जाए, यानी कि इस तंजीम को, इन लोगों को ज़्यादा मजबूत किया जाए। सर, कैसे देखते हैं आप इस बयान? अच्छी बात है कि अगर दीनी मदारिस जो हैं उनको अगर आप फैसिलिटेट करते हैं जी, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई हमारे 2001 के बाद, वो दीनी मदारिस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा था, और वहीं से हुआ। फिर आपने देखा कि बहुत सैकड़ों में ड्रोन अटैक्स भी हमारे दीनी मदारस में हुए। तो वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, तो सारे तो वहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे। हमने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन आप दें, उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि आप मतलब जो दुनियावी तालीम के अलावा जो मदारस में अगर दूसरी दीनी तालीम है वो भी ज़रूरी है हमारे लिए बीइंग मुस्लिम। लेकिन उनके ऊपर बाइंडिंग भी होनी चाहिए कि कोई इस किस्म की जो एक्टिविटी है उसमें वो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी मुश्किलात में घिरा रहा, थोड़ा सा निकला, अब फिर घिरा हुआ। अब इस वक्त आपको भी पता है। अच्छा, वही बात करते हैं ना कि जिस तरह के दीन के पीछे छुप कर ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दीन का मामला है, दीन के बीच में तो नहीं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं तो लोग हमारी फिर मुखालफत भी करते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। दीन को बहुत अनफॉर्चुनेट हथियार बनाया गया, उसको यूज़ किया गया। कुछ मखसूस तबकात ने इसको पैसे जो अर्न करने के लिए, सिर्फ मैं कोई जो उधर मुल्की लेवल पे बैठे हुए हैं और हज़रात उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप एक मस्जिद से लेके ऊपर तक ये सारा जो है सब कुछ फिशी था। इसको बिल्कुल सियासत से पाक करना चाहिए, इसको बिल्कुल जो है उसके अलग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जो है मस्जिद मेंबर ठीक हो जाए इस वक्त, तो हम बहुत सारी मुश्किलात से निकल सकते हैं। सर,
बयानिया सामने आया अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, और जो कि सर हमें भी पता है कि बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी उनकी तरफ से भी कहना आपको कैसा लग रहा है कि वो भी ये चीज़ मान रहे हैं? देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप 100 साल की उठाएं तो ये स्टेटमेंट मुझे तो एक मतलब जो है अजीब ही लग रही है। अच्छा। क्योंकि आप खुद करते हैं, आप हर जगह पे खुद घुसते हैं। अरब वर्ल्ड में देख लें, अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ, कर्नल गद्दाफी का क्या हाल किया, उसके बाद आपने देख लें कि सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया। अच्छा नहीं सर, यहाँ कैटेगोरिकली अफगान सरजमीन को इस्तेमाल ना किया जाए, इस पे बात हो रही है, जबकि हमें भी पता है कि हम लोगों ने भी पहले कहा था कि हम नहीं होने देंगे। फिर उनका कहना, अच्छा अभी यहाँ एग्जैक्टली वही कहना क्यों उनको? वो इसलिए कहना कि बेसिकली आप वो जो कहती हैं कि वो चाह रहा है कि हम देखें, हम तो आप जितनी भी मुखालफत कर लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट का एक स्टांस अच्छा था कि हम अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अच्छा, अब अमेरिका चाह रहा है कि हम उनकी जंग दोबारा उधर लड़ें। हालांकि मेरी अपनी जो है ओपिनियन है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग डिफर करते हैं उससे, लेकिन मैं कहता हूं कि अमेरिका जाके भी नहीं गया अफगानिस्तान से जी। और आप इस वक्त जो है ग्रेटर जो जंग है, ये इस वक्त अफगानिस्तान की नहीं है, ये सी पैक है, और ये रशिया और जो चाइना का इस वक्त इत्तेहाद है उसको जो है वो सबटाज करने के लिए अमेरिका चाह रहा है कि हम दोबारा से उसके अलाय बने। और अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत के आने के बाद, जैसे परसों भी हमारे गेस्ट ने बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम दोबारा मतलब वो शाहद अहमद आरिफ साहब ने कहा था कि हम दोबारा अमेरिकन गुलाम बन गए हैं। तो मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन हम उनकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं, और अमेरिका यही चाह रहा है इस वक्त कि हम अब जो उनके साथ उनके जो मकासद हैं इस रीजन के, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है हमारी बड़ी आपको पता है वाइटल है पाकिस्तान की, तो इस तनाजर में वो हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है उसको बड़ा इंडिपेंडेंट तो करना ही होगा, लेकिन बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। सर, रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चौहान साहब, वेलकम टू द शो। जी जनाब। ये आप उन्होंने एक बयान दिया है शेरी रहमान ने, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत की 8 माह की कारकर्दगी पर जो वाइट पेपर जारी किया है, उसके बाद उनकी मुल्की मईशत तबाह करने के जुर्म में इन सब के खिलाफ रेड वारंट जारी होने चाहिए। ये आप सब लोगों का कहा है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो 6% GDP ग्रोथ रेट देना मईशत को तबाह करना है, तो फिर शेरी रहमान की जना अकल पे मातम करना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान की पिछले 25 साल की तारीख में पहली दफा $32 अरब का आपका एक्सपोर्ट लेवल लेके जाना मईशत को तबाह करना है, तो फिर शेरी रहमान की अकल पे मातम करना चाहिए। अगर तो $31 अरब पाकिस्तान की पिछली 25 साल की तारीख में पहली दफा फॉरेन रेमिटेंस लेके जाना मईशत की तबाही है, तो फिर शेरी रहमान की अकल पे दानिश पे मातम करना बनता है। और अगर 11.6% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो पिछले 25 सालों में पहली दफा मिला, अगर वो लाना मईशत की तबाही है, तो फिर शेरी रहमान को जो है ना सियासत छोड़ के घर बैठ के जो है हांडी रोटी और जो है ना कोई आटा गूंथ के जो है ना अपने घर वालों को रोटियां पकाने पे लगा देना चाहिए। मैं हैरान हूं इन अकल के अंधों और अकल की अंधियों को, इनको समझ ही नहीं है कि मईशत क्या है। जब हम फरवरी के अंदर मईशत छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा माइक्रो और मैक्रो लेवल के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव थे, और 25 साल से लेके 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा और फिगर जो है ना इतनी हाई लेवल पे गए थे। और अब ये सारे के सारे फिगर्स ये माइनस में जा चुके हैं पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर। तो इस शेरी रहमान को कहे कि अमेरिकन अशारों के ऊपर नाच के जो है ना वजीर खारजा बनना और सफीर बनना और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की चरणों पे बैठ के जो है वो सियासत एंजॉय करना बड़ा आसान है, लेकिन इकोनॉमी को सही मायनों में दुरुस्त करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना ये बड़ा मुश्किल है। 9 महीनों में पाकिस्तान की आवाम की, रियासत की और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की चीखें निकाल दी, पाकिस्तान की बका का जना वो दांव पे लगा दी, और ये कहते हैं कि जनाब इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जनाब रिजाइन दे के अपने घरों को जाना चाहिए, और घरों में जाने जोगे भी ये नहीं रहे, अवाम में जाने जोगे भी ये नहीं रहे। लेकिन आपकी बात से जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो जब इलेक्शन होंगे तब ही होगा ना जी। बज़ाहिर तो ऐसे हुकूमत की कोई मतलब नीयत नहीं लग रही कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्यों नहीं करवा रहे। हमारे जो पहले 3.5 साल थे, सुबह दोपहर शाम ये ची चा करते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ।
तो अब जब इलेक्शन करवाने की बात करते हैं तो ये सिंध का बल्दियाती इलेक्शन भी ये जनाब पोस्टपोन कर रहे हैं, इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन भी पोस्टपोन कर रहे हैं। और जनाब ये इस वक्त के जो हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस भंवर का शिकार हो चुका है पाकिस्तान की इकानमी, उसका वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन हो, जो नई क्यादत आए वो मुश्किल फैसले भी करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान को जनाब बचाने की सही मायनों में जिद्दोजहद भी करे, क्योंकि इनके पास की बात तो नहीं है। फैजल हसन चौहान साहब रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान कर दिया और शादी हाल तो 10 बजे चले, वो तो ठीक है। और ये उन्होंने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि ये जी तवानाई बचत पर अमल शुरू कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं कि इससे कितनी बचत होगी? क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो आपके पास जो एनर्जी है इस वक्त वो तो 40-45 हज़ार मेगावाट है, जबकि कंजम्पशन आपकी 10,000 मेगावाट है। जनाबे वाला, आपकी सूरत हाल ये है कि 5.5 अरब डॉलर के आपके जनाब ज़र बादला के ज़खायर हैं। आप IMF के पास जाते हैं, उनका बेल आउट पैकेज लेते हैं तो आवाम का दिवालिया निकल जाना है, आप नहीं लेते तो रियासत का और मईशत का दिवालिया निकल गया है। ये इस सूरत हाल के अंदर ये इन्होंने हल वो निकाला है कि हाँ जी जनाब आवाम तो कल ये कहेंगे जी रोटी खाना छोड़ दो जी, इससे बचत होगी, भावे भुखे मर जाइए, आवाम रोटी खाना छोड़ दें। और भाई आप जनाब 8 बजे का आगे कारोबार नहीं है। आप मुझे अपना इस मुल्क के अंदर इस वक्त कारोबार है जी जी, पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। आपके 15 लाख से ज्यादा लोग जनाब बेरोजगार हो चुके हैं इन 8 महीनों के अंदर। आपके 8-10 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुका है। आपकी जनाब कॉटन की इंडस्ट्री देखें फैसलाबाद जाके, हमारे दौर में वहां पे मजदूर नहीं मिलते थे जनाब की, इतनी वहां पे खपत थी, और अब वहां पे सारे की सारी लूमों से लेके सारी की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो आगे कारोबार नहीं है। आप 8 बजे छोटे ताजरों को और दरमियाने ताजरों को जनाब कहें जी दुकानें बंद कर दो, वो जिएंगे कहाँ से? तो फैजल हसन चौहान साहब, इस वक्त जो इकोनॉमी की पोजीशन आप भी बता रहे हैं, जो नजर भी आ रही है, वो तो बड़ी अफसोसनाक है और बड़ी खतरनाक है। तो इसका हल क्या है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? इलेक्शन है कि फौरी तौर पे इलेक्शन, या तो ये सीधा साइड पे लेके देखें, बात यह है, या तो इन्होंने पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की जनाब फॉरेन रेमिटेंस, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेवल बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा रहे होते, पाकिस्तान की ज़राअत और सनत जनाब तजारत तरक्की कर रही होती, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी खत्म हो रही होती, तो हम कहते हैं यार ठीक है जी, ये जितना अपनी करप्शन के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं डालने दो यार, चलो मुल्क को तो बेहतर कर रहे हैं। वो हर हवाले से मुल्क का शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं चौहान साहब। जनाब खालिद मक्सी सेनेटर, मोहतरमा सना जमाली सेनेटर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। अभी आपको बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म जी। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे सोहबतपुर में मौजूद हैं, मुकामी माहिदीन से गुफ्तगू कर रहे थे, सैलाब ज़दगान से उन्होंने मुलाकात की है और गुफ्तगू की है। और वो ये बता रहे थे सर कि जो सैलाब ज़दगान और सैलाब ज़दा इलाकों में उनको सहूलियात पहुँचाना और मदद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि एक कुदरती जब आपके ऊपर आफत आ जाती है, आफत आती हैं, उसके ऊपर तो आपका बस नहीं है ना सर, उसको उसके लाहे अमल को इख्तियार करना कि किस तरीके से आप उसको ओवरकम करें, वो एक काम है। नहीं, आप देखें ओवरकम तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका आप देखें ना, टेक्नोलॉजी में, साइंस में कितना आगे है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो कहीं नहीं, क्योंकि हमारे तो इसका मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ ना हमारा। यस, हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हमें फॉरेन वर्ल्ड जो एड देती है उसको भी खा लिया जाता है, मुख्तलिफ औकात में ये होता रहा है, और जो असल हकदार है उन तक वो चीज़ें पहुँचती नहीं है। तो आज भी जो बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त सोबतपुर में गए हैं, ये दरअसल इनकी जो है इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। तो अब इलेक्शन कैंपेन का ये है, पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन आप जो हम रोज़ बात करते हैं दोनों कि अवाम की हालत ज़ार तो बहुत बुरी है, तो आई विश के हो, लेकिन अभी जितनी सर्दी है आप लाहौर में लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें ना, शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर आपको पता है हमेशा से काम करते भी आए हैं, और वैसे भी मुझे लगता है जैसे कि जब इस तरह के अवामी काम और होते हैं, मौके होते हैं, मौके में पहुंचते ज़रूर है वो। लबीबा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से इसलिए डिफर करता हूँ कि जो काम एक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के करने के होते हैं वो ये नहीं करते हैं, ये वो काम करते हैं जो हम कल बात कर रहे थे, जो जस्टिस शाहिद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने जो डिसीजन दिया, ये वो फंड्स यूज करते हैं सब लोग ना। अच्छा। मतलब खास तौर पे ये, क्योंकि अदरवाइज तो लेजिस्लेटर है आपका, प्राइम मिनिस्टर और उनके MNAs पॉलिसी जो है बनाते हैं, कैबिनेट बनाती है,
और लेकिन ये जो काम वो करते हैं वो कॉस्मेटिक्स हैं सारे ही हुक्मरान। सर ऐसे तो नहीं है, वो अवाम में जाकर अगर वो खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं, नहीं वो मिलते हैं करते उनसे, हैं, तो ये लेकिन बात आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो आप मेरी बात से डिफर कर सकती हैं, लेकिन जो जो चैलेंजेस का सामना है वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और इस वक्त हमारी इक़्तिसादी पोजीशन इतनी वर्स्ट है, और उसके बाद हमारी जो सिक्योरिटी की पोजीशन है वो बहुत वर्स्ट है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला हैं ये छोटे हैं और ये बज़ाहिर कॉस्मेटिक्स है। लेकिन देखिए सर, आपने कहा ये पॉइंट स्कोरिंग की बात है, आपने देखा जब बेनज़ीर भी थी वो भी जाके अवाम में बात किया करती थी, नहीं वो देखें बात सुने, लेकिन आप पॉइंट स्कोरिंग की बात तो नहीं, अगर किसी आप कंपैरिजन तो ना करें ना, अपनी जगह पर है, वज़ीर आज़म की सीट के हवाले से बात। अवामी लीडर, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अवामी लीडर जाते हैं, अवाम में जाते हैं, लेकिन अवाम में जाने का जो असल जो मामला है उससे तो ये ग्रेज़ है इलेक्शनों से। तो ये मामला जो है इस वक्त आप जाहिर है कि इस वक्त जो पोजीशन है, अब सैलाब ज़दगान बेचारे आज कितने महीने हो गए आज, लेकिन उनकी हालत ज़ात का आपको भी पता है। हमने ये भी देखा कि KPK में या बलूचिस्तान में एक जलसा हुआ, ठीक है जी, एक जमात का, और उसमें वो जो टेंट आए थे सैलाब ज़दगान के लिए उनको दरियों के तौर पे अभी थोड़े दिन पहले इस्तेमाल किया गया। और सिंध में ऐसा हुआ कि जो आपके आई थी इमदाद, फॉरेन एड आई थी, वो तो इतने बुरे हालात हैं उसका सिस्टम ही हैक कर दिया। नहीं वो अपने सिस्टम हैक करने की बात अलग है काशिफ साहब, वो तो ये भी खबर आई थी बीच में कि उसके अंदर इतनी करप्शन हुई है कि असल जो जिनको पहुंचानी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। यही तो बात मैं कर रहा हूँ ना कि हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि हमें ये बात नहीं है कि पूरी दुनिया से एड मिलती है, लेकिन वो एड जाती कहाँ पे है? सर एड मिली है और बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा मिली है, और वो जिन लोगों को जरूरत थी वो मिली नहीं सकती। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें सपोर्ट किया है, यूरोप ने किया है, और बहुत सारी अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन आज फिर अगर हम उसी का रोना रो रहे हैं, देन वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। हमारे अवाम का तो फिर यही हाल है, किसी भी बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, हुक्मरानों का तो यही हाल है। होना चाहिए किस तरीके से इसको, अच्छा सद्देबाब इसका फिर वही है कि रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटेबिलिटी जो अनफॉर्चुनेटली नैब तरमीम के बाद ख़त्म हो चुकी है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि एक पियोन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक और सदर पाकिस्तान तक और जजेस तक किया था कि अकाउंटेबिलिटी खत्म होगी तो फिर तो सारे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो भी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने तरक्की की है, तरक्की याफ्ता से तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बने हैं, उनमें एक बात बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी कि रूल ऑफ लॉ है, अमीर गरीब और मर्द ख़वातीन के लिए कानून एक है, सज़ा एक है। तो उस तनाज़र में फिर आप जब देखते हैं तो हम तो फिर अभी बहुत दूर हैं उससे। सर करप्शन जब बहुत से मुल्कों में ऐसा है कि करप्शन जब किसी भी वज़ीर आज़म पर आ जाती है तो सीट छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ममालिक में तो ऐसा भी है कि उनको डेथ सेंटेंस भी हो जाता है, आप देखें कि जो एक प्राइम मिनिस्टर थे उसके यूके के, 2011-12 की बात है, उनकी बेगम ने किसी से टिकट ली थी ट्रेन की जी, ठीक है जी, और वो या कंसेशनल रेट पे ली थी, तो उन्होंने उसकी वजह से रिज़ाइन कर दिया था। अभी आप देखें जो अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं वो इसलिए गए हैं कि जी उन्होंने जो आपका लॉकडाउन था उसमें उन्होंने एक पार्टी की थी, तो इखलाकी जवाज के ऊपर भी लोग जो है छोड़ देते हैं। लेकिन ये बातें हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी हो और जहाँ पे रवायात हों और जहाँ पे आप देखें सबसे बड़ी बात तो ये है, आइडियल सिचुएशन ये है कि जिनसे हमने अपना आइन लिया यूके से, बरतानिया से, उसका अपना आइन जो है अनरिटन शेप में है, रवायात के ऊपर मबनी है। लेकिन आप उधर आइन की पासदारी देखें, आइन की अमलदारी देखें और रूल ऑफ लॉ देखें तो आप परेशान हो जाते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट है। हमारे इस्लाम की सारी चीजें उन लोगों ने अपनाई हैं, इखलाकियात समेत सब कुछ उन्होंने अपना लिया है। आपके स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी वगैरह आप देखें ना, उनकी जो डेमोक्रेसी के सम्राट हैं वो 95% से ऊपर हैं अवाम के लिए। और आप जब वहाँ पे सब जाते हैं, जब पूछते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो पता चलता है जी वो उमरस लॉ पे चल रहे हैं, उमर्स लॉ पे चल रहे हैं। मतलब ये बहुत फेमस है कि वो उमर्स लॉ पे चल रहे हैं, जो हमारा है, हमारे इस्लाफ का है। लेकिन हम क्या करें, अपना सब कुछ, हमारा तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हम उसको मोम की नाक बना के फिर रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर हम भी अमल दरामद कराते हुए भी हो के भी सामने से सीना ठोक कर उसकी आइन शिकनी कर देते हैं। रबीबा, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि उसको हमने मोम की नाक बनाया हुआ है, जिसको यस उसके लिक्यूनेंट ढूंढते हैं, उसको यूज करते हैं और फिर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, धड़े और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ तबकात जो है उस आइन का सहारा लेते हैं।
और मैं समझता हूँ कि आइन में खराबी नहीं है, लॉ जो है हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन में खामी है, और हमारा रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत वीक है। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर दिया जिस दिन हमने, हमारा पाकिस्तान तरक्की करने लग पड़ेगा। यही बात है कि आपको फिर वो आपको डर नहीं रहता ना, अगर आप ऐसे ही कुछ भी करके चले जाएं, आप रूल्स ही नहीं फॉलो करें। मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि एक एमपीए ने एक पुलिस वाले को सीधा गाड़ी से हिट किया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद वो छुट के आ गया बाहर। बहुत सारी सैकड़ों मिसालें हैं, बहुत सारे केसेस हैं। मतलब ताकतवर के लिए कानून और है, और जो एक आप देखें ना, जेलों के आप विजिट करें, आप थानों के विजिट करें। आपने जो देखा था शाहरुख जतोई वाला जो केस था, अब देखें ना कितने, आप मुझे आप बताइए कि हम माँ भी हैं, आप माँ हैं, हम बाप है, आपके बच्चे को, ये खुदा ना खास्ता जिसके बच्चे को मार दिया जाए, नूर मुकद्दम के क्या वो कभी माफ कर सकता है? हाँ जी, लेकिन वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी फैसला बेशक अभी नहीं आया उस तरह से नूर मुकद्दम वाला, लेकिन सर मुझे भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। कोई नहीं है, वो वेरी पावरफुल पीपल, तो अभी तो चल रहा है। लेकिन आप उनको, उनका जीना, उनके लवाए, एक तो कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है, बाकी उनके लवाकिन का जीना मुश्किल कर दिया जाता है बाय फोर्स। मतलब ये लॉ, अंडर लॉ ही करते हैं ना सब कुछ, जो प्रेशर किया जाता है कि वो कहते हैं कि आप जान छूटे लाखों पाए वाला हिसाब हो जाता है। जो कुछ मतलब अच्छे खाते पीते हैं वो बाहर भाग जाते हैं। यहाँ जहाँ पे जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है कि वो मान ले बात। तो ये जाहिर है कि हम तो जाहिर है कि इस सिस्टम जो फ्लॉज हैं, सिस्टम में करप्शन है। कब तक हम यही करते रहेंगे? मतलब नस्ल दर नस्ल हम लोग यही करते रहेंगे कि ये फ्लॉज हैं, इसको हम सही करें तो होगा, ऐसा तो होगा, कभी भी सेटल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। देखें, इस वक्त जो निज़ाम है वो सीधा हो चुका है, और ये जिनके हाथ में है वो इसको अपने मर्जी से चला रहे हैं। ये जंग आलूदा जो निज़ाम है, इसको जाहिर है कि इसको रिप्लेस करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि रिपेयर करने का वक्त गुजर गया, तो अब इसको रिप्लेस करना है। कोई अलादीन के चिराग आप ऐसे करेंगे, उसमें से जिन निकलेगा तो ठीक करेगा। देखें, अब हम देखें, डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है। डेमोक्रेसी अगर आप पढ़ती हैं तो डेमोक्रेसी के जो मफहूम है उससे मेरे ख्याल में हमारे सारे ही सियासतदान जो है नाबल्द हैं। अच्छा चले, मैं आपसे बड़ा मासूमाना एक क्वेश्चन करती हूँ। क्या आपको लगता है कि हम जमहूरियत करते हैं, हम पाकिस्तान में पूरे जमहूरियत डेमोक्रेसी के साथ हम सारा निज़ाम चल रहा है? जमहूरियत का नाम लिया जाता है, जो मैंने पहले आपको कहा। मैंने भी आपको इसीलिए कहा, मेरा मासूमाना। देखिए, मासूमाना मैं पूरा जवाब दूंगा, मासूमाना नहीं दूंगा। जमहूरियत में अवाम को एम्पावर किया जाता है, उनकी शेयरिंग होती है आपके पूरे मुमलिकत में। रियासत जो तभी फ्लोरिश करती है ना जी, और अवाम को जो है, अवाम का उसमें से होती है। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले हम 3 टेन्योर ले लेते हैं, उन 3 टेन्योर्स में कहाँ पे अवाम की शमूलियत है, कहाँ पे अवाम के साथ शेयरिंग हुई, कहाँ पे अवाम की से हुई? आप मुझे ये बता दिए। अवाम को एम्पावर करने का नाम है ये। देखें, अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, लोग कहते हैं जी अरिस्टोक्रेट्स की गवर्नमेंट्स आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये अरिस्टोक्रेट्स भी नहीं है। ये जो यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है, इनमें जो मैं उनको माफिया अगर वर्ड यूज करूं, मैं माफिया अगर कहूं, नहीं, अवाम जो कोई लफ्ज या बात या कुछ भी उठाने की कोशिश करते हैं, गले घोंट दिए जाते हैं। सर आप क्या बातें करें? नहीं, वो जाहिर है कि फिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। देखें, आपने कुर्बानियां, बस उस बेचारे का क्या कसूर है? देखें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने भी क्या कमजोरी है? नहीं, वो तो फिर आपको जाहिर है कि आपको जब सिस्टम को आप चेंज करने चलते हैं तो फिर आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ता है। वो आप दुनिया में जहाँ पे भी इनकलाब आए हैं, चाहे वो फ्रांस में आया या फिर आप इधर लेटेस्ट जो आपके ईरान में आया, उसमें भी आप देखें लोगों ने कुर्बानी दी। हालांकि डबल रोटी वहाँ पे गायब हुई थी ईरान में, और उसके बाद इनकलाब आ गया था। रूस का इनकलाब आप देख लीजिए, वो भी रोटी के ऊपर हुआ, गुर्बत के वो। पाकिस्तान में कब इनकलाब आएगा ये बता दें आप। अब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे फ्रांस में इनकलाब आया था तो उन्होंने जिनके नरम हाथ थे वो काट दिए थे, याद है आपको? नहीं, ठीक है जी, ये इनकलाब नहीं चाहते हम, क्योंकि वो इनकलाब ऐसा आया था क्योंकि गुर्बत जो है इनकलाब और जराइम को जन्म देती है। सबसे पहले जराइम आपके बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ये पेश खेमा होती है गुर्बत जो है वो किसी भी इनकलाब का। तो हम डरते हैं इनकलाब से कि इनकलाब ना आए। ये निज़ाम जो है गला सड़ा जंगलूद, जिसको चलाने वाले जो हैं वो कुछ और लोग हैं। मैं आपको ये बात जो कह रहा था कि अरिस्टोक्रेट्स की बात करते हैं ना जी, तो वो अरिस्टोक्रेट्स की तो अपनी रिवायात होती हैं। आप माजी में देखें ना, जो अरिस्टोक्रेट्स लोग थे, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान पे रूल करने वाले लोग हमने वो देखे कि जो बिल्कुल अरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, वो माफियाज थे। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अरिस्टोक्रेट्स अगर होंगे तो वो कुछ तो ख्याल करेंगे किसी का, क्योंकि आपको पता है उनकी रिवायात थी। आप जनाब,
तो उस तनाज़र में हम इस वक्त मुश्किलात में हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अल्लाह करे कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो, कौम को भी समझना चाहिए और सियासतदानों को भी समझना चाहिए। रियासत बुरी हालत में है, रियासत पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में। दुआ गो हैं कि हमारी जो भी आगे आने वाली नस्लें हैं, जो हम लोगों ने फेस किया वो ना करें, और पुरअमन और शांति वाला पाकिस्तान तो कम से कम आने वाली नस्लों के लिए जो सुकून हो जाए, वो हो जाए सीरियसली। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, हर जी रूह को बड़ा एक तजस्सुस होता है, उसके एक नेचर में शामिल होता है कि वो जानना चाह रहा होता है कि हमारा आने वाला जो कल है वो कैसा होगा। और ये जानने के लिए ऑब्वियसली बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स और बहुत से ये वो कहते हैं ना, सितारों के हाल जानने के अंदर जो है वो चाहता है कि वो कोई मिले हमें और हम उससे पूछें कि कैसा होगा। इसी तजस्सुस के साथ हम लोगों को भी बहुत तजस्सुस है कि 2023 चढ़ गया है और वो किस तरह से हमारे लिए अच्छा रहेगा, आवाम के लिए अच्छा रहेगा, पाकिस्तान के बेसिकली पाकिस्तान के लिए, और जो सियासी उतार चढ़ाव है आजकल है उस हवाले से कैसा रहेगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काशिफ साहब और मैं जो है ना काफ़ी वो कहते हैं ना तजस्सुस का शिकार थे कि 2023 चढ़ गया है। हमने अपने प्रोग्राम में नहीं पूछा, अपने नाज़रीन तक नहीं पहुंचाया कि 2023 कैसा रहेगा। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑन द होल जेनरिक बता दीजिएगा 2023 कैसा रहेगा। देखें 2023 की अगर हम बात करते हैं, उसके मुख्तलिफ शोबा हाइजात हैं। जिस तरह मईशत की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2023 किस तरह की सूरत हाल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 2023 को मुफरत में तब्दील करें तो 7 का अदद बनता है। 7 का अदद बिलाशुबा कामयाबियों कामरानी का अदद और नई तब्दीलियाँ और नई जिद्दत लेकर ये पाकिस्तान की बात ये ओवरऑल 7 के नंबर की बात कर रहा हूँ। भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की, उसको हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं और टैरो कार्ड की एनर्जी पाकिस्तान से मुतल्लिका किस तरह की खबरें लेकर आती है। तो 2003 पाकिस्तान के लिए 2023 पाकिस्तान से आपको पता है मईशत के इतने हालात खराब है, हम लोगों की अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात होंगे उनके पीछे लगे हुए हैं और यहाँ अवाम जो है भूखी महंगाई के पीछे रो के रुल चुकी है। 2023 पाकिस्तान के लिए क्या खबरें ला रहा है, कैसा रहेगा? तो जनाब मैं आपको अगर पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करूं 2023 में, इसमें नेगेटिविटी काफ़ी इंक्रीज रहेगी, चीज़ें डिस्टर्ब होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। स्पोर्ट होगी, पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, मगर निज़ाम की तब्दीली के लिए जो इक़दामात जो है हमारे सियासतदानों को करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। आपस की लड़ाई झगड़े और आपस की जो है जंगो जदल का मामला बढ़ता हुआ नजर आता है। भाई ये तो अभी तो इस वक्त तो है, तो इससे भी बढ़ जाएगा फिर। इसमें जो है मायूसी आएगी। हम ये समझते हैं कि शायद मौजूदा वक्त में शायद ये बेहतर फैसले करें, मगर इनके आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो मायूसी को अपनी तरफ से मुत्तहिद होकर यूनिटी दिखाई भी है उन्होंने। मगर ये आप जो बात कर रहे हैं वो पीडीएम की बात कर रहे हैं कि वो जो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात सर अलग-अलग तो अगर हमने अलहदा भी देखना है तो फिर हम इनके मामला को। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या नवाज शरीफ 2023 में वापस आते नजर आ रहे हैं? देखिए 2023 में नवाज शरीफ के वापस आने के अगस्त में चांसेस हैं, मगर वो भी ये कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं भी आते तो फिर भी ये क्योंकि सियासत का जो है वो रुख बदलेंगे, ये मरियम नवाज को फ्रंट पे लाएंगे और उसको जो है वो सियासी इख्तियारात और कलीदी किरदार मरियम नवाज वो तो दे दिया, कल दे दिया उन्होंने। तो ये प्रिडिक्शन हम 3 दिन पहले भी कर चुके थे कि मरियम नवाज से मुतल्लिका, और उसकी हमारी फिर इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन सही साबित है। तो ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त चल रही है, आपको इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? इसी साल 2023 में आप इलेक्शन देखेंगे। नहीं, वो 2023 में तो अक्टूबर तक तो वैसे भी ये मतलब आईनी तौर पे तो आईनी तौर पे जो मामला है हमारी खासकर इस 2023 की अगर बात करें तो हमारी अदालतें जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगी और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जो वक्त अनाउंस किया जाएगा उसी ही वक्त पर इलेक्शन होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो नैब के कवानीन में हुकूमत जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस पे भी एक केस चल रहा है, वो कि ये तो उसका ज़रा देखें कि इमरान खान ने या पीटीआई ने उसके ऊपर उसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसका कोई डिसीजन कैसा निकलता नजर आ रहा है? जी, नैब का डिसीजन हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि नैब जो है किस तरफ जा रही है, नैब के डिसीजन किस तरह के होंगे। तो 2023 या मौजूदा वक्त में नैब किस तरह के डिसीजन लेती हुई नजर आती है। 2023 में नैब जो है वो किस तरह के डिसीजन लेती हुई नजर आती है, मैं आपको कार्ड्स भी बताने दूंगा और चीज़ें भी आपको डिफाइन करूंगा। देखिए जी, नैब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी। अच्छा। और नैब में तब्दीली भी आएगी और तब्दीलियां इस तरह की होंगी कि आप नैब को एक नए तर्ज पर देखेंगे और जो चीज़ें नैब की डिफरेंट थी उसमें बदलाव आएगा। और अगर आप कहते हैं डिसीजन, तो नैब अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो भी होगा मेरिट पे करेगी। मेरिट पे करेगी। ये कार्ड भी हमारे व्यूअर्स को जरा जी, कार्ड्स मेरे पास जो पहला कार्ड है, ये कार्ड आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर है और अभी मौजूदा जो केस है उसके ऊपर नैब सोचती हुई नजर आ रही है डिसीजन के बारे में कि क्या डिसीजन हो, मगर ये अच्छा डिसीजन लेके अवाम की पजीराई हासिल करने की। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि नैब की बात? ये नैब की बात हो रही है। आपने नैब स्ट्रांग होगा, नैब को तो नैब को जो उन्होंने वीक किया वो तो नैब अब आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन उनकी फेवर में आ सकता है। बात करें, नैब को दबाने की कोशिश की जा रही है, नैब दोबारा उभरेगी, कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो आपकी सियासत में इस वक्त हमारी पोलराइजेशन है, इसमें इमरान खान को आप 2023 में कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान को अगर हम 7 के नंबर से देखें तो इमरान खान को इस साल बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और इमरान खान के लिए हालात खासकर मुश्किल होते हुए नजर आएंगे। खासकर इनकी जो वीडियो से मुतल्लिका इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और भी मिल सकती हैं, क्योंकि 7 का आदत इंफॉर्मेशन है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सही और गलत पर नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन के ऊपर दलालत करता है। तो ऐसी आपको और भी मुख्तलिफ सियासतदानों की वीडियोस वगैरह भी और ऑडियोस वगैरह भी लीक होती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से उनका सियासी किरदार काफ़ी हद तक जो है वो अवाम के सामने आएगा। तो अवाम सोचने पर मजबूर होगी कि हम किस तरह के मामलात की तरफ इसका मतलब ये कि इनकी जो वीडियोस और ये सारे आएंगी ऑडियोस, तो वो उनका असर उनकी सियासत पर जरूर असर। तो आप जो 2023 में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है जी, गो कि वो अपने टाइम पे भी हों, तो कौन सी पार्टी जो आप देखें मुस्लिम लीग नून का उसमें क्या इनटेक नजर आ रहा है? काशिफ भाई, मैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इमरान खान और पीडीएम इन सब के कार्ड्स निकाल के अपने नाजरीन को हम बताएंगे कि इनकी किस तरह के कार्ड्स और इनकी एनर्जी क्या है और ये किस तरह के इनकी सिचुएशन क्या बनती है, ताकि जो है हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हम किसको 2023 में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देखते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी का निकालें। जी, पीपल पार्टी को हम देखते हैं 2023 में उसकी सियासी पोजीशन किस तरफ जाएगी। तो 3 कार्ड की एनर्जी से हम देखते हैं, टैरो कार्ड की एनर्जी है और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को भी साथ ऐड करके एक बेहतरीन प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो 2023 में पीपल्स पार्टी के कार्ड, सियासी कार्ड क्या कहते हैं, तो 2023 में पीपल पार्टी किस तरफ जाती हुई नजर आती है। ये मेरे पास 3 कार्ड आ चुके हैं जी और मैं इनको समझाऊंगा अपने नाजरीन के लिए भी और उनको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एनर्जी क्या कहती है और पीपल्स पार्टी क्या कहती है। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो मुस्लिम लीग नून 2023 में किस तरह की सियासी एनर्जी रखती है, 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क्या कार्ड नजर आते हैं। तो 2023 में मुस्लिम लीग नून के कार्ड भी मेरे सामने आ चुके हैं और जी ये पीपीपी के हैं और हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। और अब हमारे पास पीटीआई और पीटीआई 2023 में किस सियासी एनर्जी की मालिक रहेगी। तो पीटीआई 2023 में किस तरफ जाती हुई नजर आती है और कार्ड मेरे पास मौजूद हैं और इसके ऊपर हम और कोई सियासी जमात जिसके ऊपर हमने बात करनी है, आई थिंक 3 जमातें काफी हैं। सबसे पहले काशिफ भाई बात करते हैं हम पीपल्स पार्टी की। तो पहला कार्ड है जी क्लैरिटी। पीपल पार्टी एक बहुत क्लैरिटी में होगी कि उसने किस तरफ जाना है, बट ये दोनों जमातों को साथ लेके चल रही है। ठीक है, ये आपको जो डबल क्रॉस और इसको पीटीआई और नून लीग को आप कह रहे हैं? जी जी, दोनों जमातों को साथ लेके चल रही है। जरदारी जो पाकिस्तान की शतरंज के बादशाह हैं, यहां भी वो खेल खेलते हुए नजर आएंगे सियासत के बाद। तो जनाब हमारे पास थर्ड कार्ड जो है
ये बताता है कि पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की सियासत से जो है जो मौजूदा वक्त आएगा उसमें अहम किरदार अदा करेगा। सर वो हमेशा से करते आ रहे हैं। सर वो हमेशा से करते आ रहे हैं। देखिए वो कार्ड क्या कहते हैं, हुक्म का इक्का जी, तो एकदम ही बाजू तो पर ये देते हैं वो। हिडन चीजें आपको पीपल्स पार्टी में नजर आएंगी। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। तो मुस्लिम लीग अपने दिल में बहुत सी गम और बहुत सी चीजें छिपाए हुए बैठी हुई है। अच्छा, और मुस्लिम लीग नून को बिलाशुबा प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट हो रही है इन सब लोगों को लेके चलने में। और मुस्लिम लीग नून बदलाव चाहती है, तब्दीली चाहती है कि हम ऐसा सेटअप लेके आए या ऐसे हमारे चीजें हो कि हम खुद इन जमातों के मरहूने मिन्नत रह के अपनी सियासत को तबाह ना करें। तो ये कार्ड जो मुस्लिम लीग नून की एनर्जी को जाहिर कर रहे हैं 2023 के, यानी वो कहते हैं कि सब वो हो जाए ना, सब आराम तो साढ़े गोली सेटल हो हो जाए। जाए, नहीं सेटल हो जाए सारा कुछ और बस हम भी हुक्मरानी करें उनका। लेकिन वो जाहिर है कि इत्तेहादियों से वो परेशान भी है ना। सर परेशानी तो है। और जनाब हमारे पास पीटीआई के कार्ड भी है मौजूद हैं। बिलाशुबा मौजूदा पोजीशन में पीटीआई जो है वो अपने मामलात को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगी और एफर्ट करना पड़ेगी। बट पीटीआई की बहुत इस वक्त कोशिश है कि किसी के साथ शराकतदारी या पार्टनरशिप के साथ अपने मामलात को तकवीयत दें। आई थिंक काफ लीग या परवेज इलाही के साथ ये मजबूत मराहम को कायम करने की कोशिश करेगी। पीटीआई ऐसा किरदार अदा करेगी कि इसको जो है आई थिंक इसका एक फॉरेन पॉलिसी में कुछ ऐसी बात भी है, ये अमेरिका या दूसरे कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहेगी। जो गलतियां इन्होंने की हैं उसको क्लियर करने की ये भरपूर कोशिश करेगी। तो बड़ी घमसान की जंग होगी, बड़ा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होगा, एक ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी कि ये जो सियासत का घोड़ा या सियासत की जो सिचुएशन है वो बड़ी दमादम मस्त कलंदर वाली सूरत हाल। मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंतखाबात हो जाते हैं 2023 में, इक़्तिदार के संघासन पे किसे देख रहे हैं? देखिए मैं आप अगर हमारी इस डिस्कशन को देखेंगे तो तीनों जमातें जो है वो ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट करती हुई नजर आती कि एक ही जमात स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो। ये इन्हों को जोड़ और तोड़ की सियासत का सहारा लेना पड़ेगा और होगी। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये सियासी बात नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट भी होगी तो क्योंकि 2023 को 7 का अदद और 2024 को 8 का अदद का हम जो अगर अदाद की बात करते हैं तो 8 का अदद पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर जाता हुआ नजर आता है। तो मौजूदा पोजीशन में किए गए फैसले आपको 2024 में काफी हद तक बेहतरी की तरफ लेकर। तो भाई मुझे बताइए, एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस वक्त परवेज इलाही साहब, इनकी गवर्नमेंट जो है 2023 में बिफोर टेन्योर जो इनका पूरा होना उससे पहले टूटती नजर आ रही है। जरूर चेक करते हैं कि 2023 में परवेज इलाही की गवर्नमेंट चलती हुई नजर आती है। नहीं, मैं मेरा मतलब कि जो कह रहे थे असम्बली तोड़ देनी, हम ये देखते हैं कि परवेज इलाही की गवर्नमेंट किस तरफ जाएगी। तो आपसे बड़े शरारती क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखें जी, हम एनर्जी की बात करते हैं, टैरो कार्ड की बात करते हैं, गायब का इल्म बिलाशुबा अल्लाह ताला के पास है, मगर ये एनर्जी जो है इसके ऊपर प्रेडिक्शन की हुई काफ़ी हद तक सही साबित भी होती हैं। तो हम इस चीज़ को जो है साथ लेकर चलते हैं कि इल्म है, इल्म को जो है वो सदाकत होती है और इल्म को से। तो 2023 में परवेज इलाही की सियासी एनर्जी क्या कहती है, वहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि परवेज इलाही का ऊंट किस करवट बैठता है। तो 2023 में परवेज इलाही जो कि पंजाब की सियासत के आजकल बादशाह माने जाते हैं और उन्होंने नून लीग को नथ डाल के रखी हुई है, तो परवेज इलाही 2023 में सियासी ऊंट किस तरफ बैठता हुआ नजर आता है। परवेज इलाही साहब का 2023 में सियासी कार्ड क्या कहते हैं? तो जनाब 2023 में एक तो ये आप देखिएगा कि परवेज इलाही इस वक्त चाहते हैं कि वो अपने मामलात और मंशूर के ऊपर तब्दीली करें। अच्छा, ठीक है, जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें वो अपनी पार्टी को जो है वो हट के लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास ये कार्ड तब्दीली का है, डेथ का है, चेंजिंग का है, तब्दीली का है। बट ये एक ऐसी अपनी पार्टी को मजबूत पोजीशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ये बाद में डिसाइड करें कि हमने पीटीआई की तरफ जाना है या हमें किसी और के साथ भी मिलके कोऑर्डिनेशन करनी है। बट थर्ड कार्ड इनकी पोजीशन को जो है कमजोर करता हुआ नजर आता है। मैं ये इस वक्त कह सकता हूं कि ये 5 सीट ले सकती हैं अच्छा इलेक्शन में, क्योंकि 5 का फिगर इस वक्त इस कार्ड्स में है। तो अब ये कि परवेज इलाही को
अपनी सीट का हासिल करना, अपनी पोजीशन का मजबूत करना और उसके ऊपर फैसला करना, उसके ऊपर डिसीजन लेता हुआ आप देखेंगे कि वो अपनी पार्टी को ये आप इसमें ये भी देखें कि परवेज इलाही साहब क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ भी जा सकते हैं? हम इनकी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। तो हम परवेज इलाही जो है इस वक्त पीटीआई के साथ है जी, अभी तो पीटीआई के साथ है, मगर हम दोनों जमातों के साथ इनकी एनर्जी तो देख सकते हैं, कंपेटिबिलिटी तो देख सकते हैं कि परवेज इलाही साहब की। देखें, अगर हम सियासत की वैसे बात करते हैं तो वो दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, बट एनर्जी से ये है कि उनका दिखना और बिकना तो हमें सामने आ सकता है। सर, बहुत से सियासतदान एक पार्टी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं, एक बात है, पूरी पार्टी का किसी और के साथ पूरा जंक्शन होना है कोई बड़ी बात। ये बड़ी बात वो ये इमरान खान उनको ये भी कह रहे हैं कि जो आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ें, आप पीटी उसको काफली को छोड़ दें क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब उधर हैं, वो तो तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं और ये बात मतलब उनकी वो उसी तरफ। और खास कर मैं ये समझूंगा, जो आपकी बात को मैं तकवीयत देना चाहता हूँ कि शायद शुजात इलाही के बारे में वो उनके फैसले को माने, चौधरी शुजात के फैसले को मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो फैसला मानता हुआ नजर वो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए उनकी कंपैटिबिलिटी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ कैसी है। तो परवेज इलाही साहब की नून लीग के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है 2023 में, यानी मौजूदा वक्त में, आज के वक्त में 2023 में परवेज इलाही साहब की नवाज शरीफ के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है? 2023 में परवेज इलाही साहब की नवाज शरीफ के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है? कमाल की बात। मौजूदा पोजीशन में परवेज इलाही, ये कार्ड क्या कहता है? परवेज इलाही फैसला करना चाहते हैं मगर डर खौफ, ये बंदा बैठा है इनको डर खौफ डाल रहा है, क्या पता अब पहले जैसे धोखे अब ना हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशन। और एक अच्छी नून लीग वालों ने इनको ऑप्शन दी हुई है जिसके ऊपर ये सोच रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप हमें साथ लेके चलेंगे, ये देखें सोच रहे हैं, ऑप्शन आई हुई है कि आप कुछ कर लें हमारे साथ मिल जाएं। और थर्ड ऑप्शन में ये कि ये फैसला करें कि शायद नून लीग की तरफ जाने का, शायद प्रेडिक्शन है, बट ये है कि जो ऑप्शन है इस वक्त मौजूदा पोजीशन में सोच रहे हैं, मगर फैसला जो है ये आपको जो है मई और जून में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या फैसला करने वाले हैं। मरियम नवाज शरीफ का जो किरदार है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, उस पर देखें जी 2023 में मरियम नवाज का न्यूमरोलॉजी से मरियम का 2 अदद बनता है और 2 का हाउस 7, और ये 2023 में मरियम नवाज जो है बेहतर पोजीशन पर आपको नून लीग में नजर आएगी। और 2023 को एंड को 2, 3 को 5 का अगर फिगर लें और उसमें भी ये जो है नून का जो अदद है न्यूमरोलॉजी में 5 का अदद है, तो ये जो साल है ज्यादा सपोर्टिव नून लीग को भी करता हुआ नजर आता है। तो मरियम नवाज का भी देख लेते हैं कि मरियम नवाज की जो है 2023 में किस तरह की सियासी सूरत हाल रहेगी। 2023 में मरियम नवाज के मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। कार्ड्स हम अपने नाज़रीन को जरूर दिखाएंगे क्योंकि ये जो शो है ये बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के बगैर हम हर जमात को जो है वो लेकर चलते हैं। हम किसी एक बात के ऊपर बात करके किसी एक को फेवरेबल नहीं तो 2023 में जो है मरियम नवाज के कार्ड क्या कहते हैं। 2023 में मरियम नवाज, बहुत चीज़ें बदलेंगी जी, मरियम नवाज से मुतल्लिका क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि मैंने मरियम नवाज को ही आगे लेके जाना है, ठीक है, और ये इस फैसले की शुरुआत हो चुकी है, इसके ऊपर काम चल रहा है। मगर मरियम नवाज खुद थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मैं सारे सेटअप को कैसे अब लेके चलूंगे। ग्रुपिंग है ना, ठीक है, ग्रुपिंग है, बट ये कार्ड ये बताता है कि मरियम नवाज जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो मरियम नवाज जो है 2023 में। एक और लास्ट क्वेश्चन आप हमें जवाब दे दीजिए कि हमजा शहबाज शरीफ का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है 2023 में? आपको स्ट्रॉन्ग लगता है? ये बताएंगे, मुझे तो नहीं लगता। देखिए मैं बेसिकली मुस्लिम लीग नून का जानना चाह रही थी, क्या इंतखाब में आ सकते हैं वो? देखें मतलब दो इकतदार में सॉरी हमजा का, ये जरा बता दीजिए, सही बात कर रहे हैं। हमजा का अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 नंबर बनता है और 2022 6 से दलालत करता था, तो हमजा जो है वो 2022 में अल्लाह कुदरती बचते रहे हैं और मजबूत भी रहे हैं और बचत हो गई, और इसी एक चांस भी अल्लाह ताला ने दिया उनको कुछ दिनों के लिए वज़ारत आला, ठीक है। तो 2022 बहुत सपोर्टिव था हमजा के लिए, ठीक है। और अब जो सितारे क्या कहते हैं, सितारे ये कहते हैं कि मरियम के लिए 2023 सपोर्टिव है, ठीक है।
हमजा के लिए नहीं, हमजा के लिए 6 का नंबर था और 6 को न्यूमरोलॉजी से। अच्छा, लास्ट में उन्होंने सवाल किया कि क्या मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है, नजर आ रही है, और शहबाज शरीफ का फ्यूचर भी ज़ाहिर है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये लास्ट जवाब जरूर जी। अब हम ये मुश्किल सवाल है और इसका, क्योंकि एनर्जी क्या कहती है इसके ऊपर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है, इक़्तिदार में किस तरफ नजर आती है, कि कैसी सिचुएशन है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2023 में इक़्तिदार में आ सकती है कि नहीं आ सकती, कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, 2023 में मुस्लिम लीग नून का सियासी कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब हार्ट के वजन वो लगा हुआ। मुस्लिम लीग नून बिलाशुबा जो है आपको इस वक्त मौजूदा पोजीशन में नजर आएगी, आ रही है, बट मुस्लिम लीग नून को 3 जमातों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है। बिलाशुबा इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी है, बट मुस्लिम लीग नून को तमाम धड़ों को इकट्ठा करने के लिए, जिस तरह कहते हैं कि सियासत को कुर्बान भी करना पड़ सकता है ताकि अपना इक़्तिदार में रहे, बचाने के लिए। डिप्रेशन और नेगेटिविटी काफ़ी क्रिएट होगी, बट 3 जमातें जो हैं अगर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलेंगी तो सियासत में आएंगी। उनको जोड़ने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रगल के बने होता। राइट, थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। एग्जैक्टली, एक टाइम निकाला और इतना कुछ बता। ये था नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।